हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ऑल्दो ये टॉपिक इन जनरल भी जरूरी है, बट केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने सीरीज आपके लिए चला रखी है उसमें ये एक और टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की बात की गई है कि कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके की डिसेबिलिटीज होती हैं, वो हमें बतानी है। तो वो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो हमारा जो एक्ट है ऑफिशियल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के रिपील होने के बाद आया था। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अच्छा ये एक्ट था, इसमें 7 डिसेबिलिटीज थी, 2016 वाले में क्या चेंजेस किए गए, 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई वगैरह वगैरह, और वो डिसेबिलिटीज कौन सी हैं। ओके, सो ये डिटेल में जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में डिटेल में, प्लस इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज मेंशन है, इसमें कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है हमें जान लेना, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें बात करेंगे सो 1 to 17 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये वो 17 चैप्टर्स के नाम है, आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाल के भी एक बार देख सकते हैं। ओके, इसमें से मेजर चीज जो हमें एक तो एजुकेशन के बारे में पढ़नी पड़ेगी कि कौन सा जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, सो एजुकेशन से रिलेटेड क्या बात कर रहा है ये एक्ट। दूसरा जो स्पेशल प्रोविजंस है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आएगा, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, सो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो मेजर डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये भी हमें जान लेना जरूरी है। ऑल्दो ड्यूटीज रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी गवर्नमेंट की भी, इंस्टीट्यूशंस की भी, सो वो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। प्लस फंड्स भी होते हैं, नेशनल फंड होता है पीडब्ल्यूडी के लिए, स्टेट फंड होता है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। सो वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए जी, 2006 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर एक कन्वेंशन पास हुआ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। ठीक है, सो उसके बाद भी 2006 में पास हुआ, अक्टूबर 2007 में जो है इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया। तो फर्स्ट डे ऑफ मतलब 1 अक्टूबर 2007 को। उसके बाद इसको देखते हुए ये क्या लेके आए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लेके आए 2016 में। तो एक तो आपको इसका नाम याद रखना है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट केम इनटू, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिवाइज्ड या कुछ आर से आप कुछ और सोच के आरपीडब्ल्यूडी सोच लेते हैं, बट ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है। ये एनफोर्स कब हुआ, 2017 में ये एनफोर्स हुआ। इसमें 17 चैप्टर्स है और 102 सेक्शन है। तो कोई भी जब आप एक्ट देखेंगे ना, स्पेसिफिकली जो मॉडिफाई हो गया है, जैसे हमें पता है कि 1995 में ऑलरेडी एक पीडब्ल्यूडी एक्ट था। ठीक है, सो उसके बाद जब ये 2016 में लेके आए नया एक्ट, तो जो लास्ट सेक्शन होगा ना हमेशा, जैसे इसमें 102 वाला सेक्शन है 102, ठीक है, 102nd। सो ये जो सेक्शन है इसमें क्या मेंशन मिलेगा आपको कि जो पहले वाला एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया है। सो ये चीज आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि कोई भी एक्ट जब मॉडिफाई होकर नया एक्ट बनता है, जैसे मान लो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी वो ऑटोमेटिकली रिपील हो जाती है। ठीक है, अब हमारी मेजर जो लेटेस्ट वन होगी उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है जी, तो 17 चैप्टर 102 सेक्शंस, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो बात बताई गई है कि ये 2016 में ये एक्ट आया, ये इसका पूरा नाम है, इतने में ये एनफोर्स किया गया। ये सबसे पहला जो सेक्शन है ना, प्रिलिमिनरी जो डेफिनेशंस वगैरह वाला आता है, उसमें सेक्शन 1 में ये मेंशन है। सेक्शन 2 में हमारे पास डेफिनेशंस मेंशन है। डेफिनेशंस किस तरीके की, कोई भी एक्ट या कोई भी पॉलिसी जब आप देखेंगे तो उसमें यूजुअली जो पहला सेक्शन होता है उसमें क्या दिया होता है, नाम वगैरह दिया होता है, एग्जैक्ट नाम क्या है उस एक्ट का या उस पॉलिसी का। और जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें डेफिनेशंस मेंशन होती है, और उन डेफिनेशंस में क्या बताया होता है कि मान लो अगर हम बोल रहे हैं डिसेबिलिटी, तो उस डॉक्यूमेंट में जहां जहां डिसेबिलिटी वर्ड मेंशन होगा वहां पे हम डिसेबिलिटी का क्या मतलब लगा के चल रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। ओके, अगर वहां स्टेट मेंशन है, अगर वहां पे कोई और वर्ड मान लो केयर टेकर या केयर गिवर मेंशन है, तो उसका मतलब क्या है हमारे लिए उस एक्ट में। ओके, तो वो मतलब या वो डेफिनेशंस जो है वो हमें सेक्शन 2 में मेंशन होती है। चैप्टर 2, ये तो चैप्टर 1 में दो चीजें आ गई, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2।
चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये राइट्स की और एंटाइटलमेंट्स की बात करता है कि मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, वो भी सिर्फ इस बेसिस पे कि कोई इंसान कोई एक पर्टिकुलर काम करने में एबल नहीं है यानी डिसेबल्ड है, ठीक है, या स्पेशली एबल्ड बोल देते हैं हम। सो वुमेन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उनके लिए क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस होने चाहिए, कम्युनिटी लाइफ उनकी कैसे हम बेटर बना सकते हैं उसके बारे में दिया गया, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्रूएलिटी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से, बिकॉज है तो वो भी ह्यूमन बीइंग ही ना, बट बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते। तो वो चीज यहां स्पेसिफिकली मेंशन है कि उन्हें क्रूएलिटी या फिर इनह्यूमन ट्रीटमेंट से हमें बचाना है, उनके प्रति अगर अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है, उससे हमें उनको बचाना है। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी उनकी वो होम एंड फैमिली, बिकॉज बहुत बार होता है कि फैमिली खुद डिसोन कर देती है अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा पैदा हो जाता है तो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या करेंगे। रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या है उनके, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर कोई डिसेबल्ड है सो फैमिली ही बिना बताए उनको क्या करवा देती है, नसबंदी टाइप करवा देती है कि ताकि वो आगे बच्चे ना पैदा कर पाए, बिकॉज एक वो प्री कंसीव्ड नोशन बन जाता है ना कि अगर ये डिसेबल्ड तो हो सकता है इसके बच्चे भी डिसेबल्ड हो, पॉसिबिलिटी है, तो क्यों बिना वजह जो है वो धरती पे बोझ बढ़ाया वाली सिचुएशन, ऐसी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है। ओके, सो उससे रिलेटेड यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग, उनको भी वोटिंग का राइट है, एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस की उनको न्याय प्राप्त होने का राइट है, प्लस एक्सेस होनी चाहिए उनको ना, कैसे सरकार उनको एक्सेस मुहैया करवाएगी कि उनके अगर उनके प्रति कोई चीज गलत हो रही है तो कैसे उसको सही किया जाए। लीगल कैपेसिटी क्या होगी उनकी, प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप की, जो गार्जियन है उनका उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज टू सपोर्ट, क्या क्या डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज इसमें शामिल रहेंगी। ओके, अब इसमें से ये जो 15 पॉइंट्स हैं इसमें से जो बिल्कुल मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ओवरऑल तो आपको बात समझ आ ही रही है, बट स्टिल चीजें वही लिखी हुई जो मैंने अभी तक बताई हैं, दैट इट एंश्योर्स कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो भी इक्वल, जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, या लाइफ विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी के साथ एक लाइफ जीने का उनका भी प्रॉपर राइट है, और इसके प्रति आप भेदभाव नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वो डिसेबल्ड है या कुछ काम नहीं कर सकते, आप उनसे राइट टू इक्वालिटी या फिर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। तो सरकार ये इंश्योर करेगी कि उनको भी इक्वल राइट मिले, ठीक है। टेक स्टेप्स टू यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। तो हम अलग-अलग तरीके के स्टेप्स जो हैं वो लेंगे ताकि उनकी कैपेसिटी में वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हम बना सके ताकि वो अपना काम कर सके। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, की डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे आप उसका पर्सनल लिबर्टी का जो हक है, राइट है, वो नहीं छीन सकते ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। स्टेप्स टू इंश्योर रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। बहुत बार होता है कि मान लो कोई अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है या पीडब्ल्यूडी है तो वो अगर रेंट पे घर ढूंढने जाए तो लोग नहीं देते हैं बहुत बार ना, तो एक रीजनेबल लेवल पे एक मतलब रीजनेबल अमाउंट में उनको अकोमोडेशन अवेलेबल हो, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ओके, राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स में जो 4th और 5th सेक्शन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए भी आप प्रॉपर प्रोविजंस बनाएंगे, ऐसा जो है इस एक्ट में मेंशन है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएलिटी एंड इनह्यूमन, तो ये मतलब कोई टॉर्चर कर रहा है उनको, क्रूअल बिहेव कर रहा है उनके साथ, इनह्यूमन बिहेव हो रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उनसे प्रोटेक्ट जो है वो किया जाएगा। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शैल हैव इक्वल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इन सिचुएशन ऑफ रिस्क या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी या नेचुरल डिजास्टर, तो उसमें उनको इक्वल प्रोटेक्शन का राइट है। ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि चलो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये तो वैसे ही परेशान हो रहा है, छोड़ो इसको मरने के लिए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, हमें उनको इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल दर्जा देना है। ओके, देन है प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, उससे भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस कोई भी अगर ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसमें भी उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फैमिली और होम की जब बात करेंगे तो ये है कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चा है चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, उसको पेरेंट से अलग नहीं किया जाएगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, कि ये तो डिसेबल्ड है तो इसको अलग कर दिया जाए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है उसके अलावा, मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है फिर तो आप उसका ऑर्डर फॉलो करेंगे बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस देख के ऑर्डर दिया होगा, अदरवाइज आप पेरेंट्स को बच्चों से अलग नहीं करते, मतलब बच्चे को पेरेंट्स से अलग नहीं कर सकते। देन है जी रिप्रोडक्टिव राइट, कि उनको भी रिप्रोडक्टिविटी का राइट है कि वो अगर अपने मतलब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहें, कि वो शादी करना चाहें उसके बाद बच्चे पैदा करना चाहिए, तो ये उनका राइट है। तो उनको फैमिली प्लानिंग की, रिप्रोडक्टिविटी या जो भी सारी की सारी सिचुएशन है ना, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको दी जानी चाहिए, ये इंश्योर करेगी गवर्नमेंट। ओके,
कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान इनफर्टिलिटी का प्रोसीजर आप नहीं करेंगे, जो मैंने बोला था ना कि नसबंदी करवा दी जाए या उनकी कंसेंट के बिना ही उनको इनफर्टाइल बना दिया जाए, सो वो उनकी कंसेंट के बिना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको भी वोटिंग का राइट है और जस्टिस का भी उनको राइट है। देन आता है लीगल कैपेसिटी। एक चीज यहां पे मेजरली मेंशन की गई कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब 2016 वाले एक्ट में मेंशन की गई ये चीज कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी इक्वल राइट है लीगल कैपेसिटी का, मतलब उनके नाम पे घर भी हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी सही होनी चाहिए, प्लस अगर मतलब होता है ना कि प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो जो फाइनेंशियल अफेयर है या बैंक से लोन लेना, तो वो सारी की सारी चीजें उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। पहले ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कहीं पे कि वो जो इनहेरिट प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब अगर पुरखों की जमीन है तो या कुछ भी है इनहेरिट कर, मतलब प्रॉपर्टी है अगर फैमिली में, तो उनका भी इक्वल राइट है। ऐसा नहीं है कि मान लो 2 बच्चे हैं, एक डिसेबल्ड है और एक नहीं है, तो आपने सिर्फ जो डिसेबल्ड नहीं है उसके नाम पे ही सब कुछ कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। उन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका भी प्रॉपर्टी को ओन करना और इनहेरिट करने का इक्वल राइट है बाकी सबकी तरह, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। When a conflict of interest arise between a person providing support and person with disability in a particular financial या property या कोई भी economic situation में, then supporting person shall abstain from providing support to the person with disability in that transaction, provided that there shall not be a presumption of conflict of interest just on the basis of कि वो person, मतलब वो होता है ना कि आप सिर्फ उसके बेसिस पे कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन है या अडॉप्शन है, उसके बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज होता है तो उस टाइम पे भी उस सिचुएशन को स्मूथली हैंडल करके देखा जाएगा, मतलब। देन है जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी में अल्टर या मॉडिफाई या डिसमेंटल एनी सपोर्ट अरेंजमेंट एंड सीक सपोर्ट ऑफ अनदर, कि अगर मान लो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे या अडॉप्शन के बेसिस पे कोई आपका ध्यान रख रहा है, सो आप किसी भी मोमेंट पे अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि मुझे इस इंसान का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे किसी और का चाहिए, तो वो चीज भी आप अलग किसी और इंसान का सपोर्ट भी सीक कर सकते हैं। Okay, any person providing support to the person with disability shall not exercise undue influence, कि just because आप उसका ध्यान रख रहे हैं that doesn't mean कि आप उसको बिना वजह इन्फ्लुएंस करें, या मान लो कि मतलब वो होता है ना एक डिग्निटी या प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी का हनन करना, ठीक है, कि बिल्कुल घुसे ही रहे उसकी लाइफ में, या फिर आप उनका ध्यान रख रहे हैं इस बात का एहसान जताने के लिए आप उनकी प्रॉपर्टी को ले लें या कुछ नाम करवा लें अपने, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देन आता है जी एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की काफी भागीदारी है, ड्यूटी यहाँ पे मेंशन की गई है। स्पेसिफिक मेजर्स है प्रमोट या फैसिलिटेट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर पूरी 1-2 घंटे की वीडियो है, स्पीड अप करके या जैसे भी उसको एक बार देख लीजिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, मॉडल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन है अडल्ट एजुकेशन की। अडल्ट एजुकेशन के टाइम पे भी ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अपनी एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो अगर मेजर पॉइंट्स देखें तो ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है कि वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो या कोई भी हो, मतलब एडमिशन आप लेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ये पर्सन विद डिसेबिलिटी इसलिए हम इसका एडमिशन नहीं कर रहे हैं। ओके, बिल्डिंग, कैंपस और फैसिलिटीज को आप इस तरीके से एक्सेसिबल बनाएंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इजीली उनका जो है लाभ उठा सके और अपना काम खुद कर सके। इट्स लाइक स्कूल में रैंप्स होने चाहिए, या फिर स्कूल में जो बाकी डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए जो बाकी प्रावधान है या बाकी चीजें हैं, बस सबसे इजी एग्जांपल हमें रैंप का ही ध्यान आता है तो हम वही दे देते हैं। अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि मान लो ब्लाइंड बच्चा है आपके स्कूल में, तो ब्लाइंड के लिए भी तो चीजें होनी चाहिए ना कि वो इजीली मूव कर पाए, या जिस तरीके से उनके लिए जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं उनकी, उस तरीके से आप कैंपस को बनाएंगे। प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन, यानी रीजनेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए कि अगर आप स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं और हॉस्टल है तो उनके लिए वहां पे भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और रीजनेबल अकोमोडेशन वहां पे आपको प्रोवाइड करवानी है। प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड और अदरवाइज इन एनवायरमेंट्स दैट मैक्सिमाइज एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ फुल इंक्लूजन। सो हमने बोला था ना फुल इंक्लूजन मॉडल या पार्शियल इंक्लूजन मॉडल, तो ये फुल इंक्लूजन का गोल लेके चल रहे हैं मेजर, और आप नेसेसरी सपोर्ट उनको प्रोवाइड करवाएंगे। Ensure that education to persons who are blind या deaf या दोनों हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उनको या एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन वहां पे होना चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो
हर एक डिसेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को कुछ ना कुछ सजेशन जरूर दे रखा होगा, ठीक है। जैसे पहले आप डिटेक्ट करेंगे अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे में है तो, बिकॉज अर्लीस्ट स्टेज पे डिटेक्ट करना इजी हो जाता है, तो आप अर्ली उसको डिटेक्ट करेंगे, इंटरवीन करेंगे, तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। मॉनिटर पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट लेवल्स की आप मॉनिटर करेंगे उनकी पार्टिसिपेशन को, ठीक है। एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में भी बसेस इस तरीके की होनी चाहिए ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो और खुद ब खुद वो जो है उसमें चढ़ सके, उतर सके, वो सब चीजें वो अपना काम खुद कर सके। सो वो ट्रांसपोर्ट या वो फैसिलिटीज हमें उस तरीके से बनानी है, ठीक है। कुछ एक स्पेसिफिक मेजर्स भी दे रखे हैं 17 सेक्शन में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जैसे कि ये देखिए जो हमारा 16 सेक्शन था ना, उसमें जो चीजें इन्होंने बोली आप किन स्पेसिफिक मेजर्स को लेंगे या अडॉप्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से वो 16 सेक्शन में जो चीजें हमने अभी अभी पढ़ी उनको आप पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए। टू कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 years ऑफ आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, हर 5 साल में आप क्या करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कितने बच्चे आपके स्कूल में पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या जो भी सिचुएशंस आपके स्कूल की है वो पता चल जाए आपको। टू एस्टेब्लिश एडुकेट नंबर ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का भी आप ध्यान रखेंगे कि एडुकेट नंबर ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो। प्लस अभी जैसे आरटीई एक्ट की हम बात करते हैं तो आरटीई एक्ट में भी एक मॉडिफिकेशन आया है। हम जैसे रेशियो पढ़ते थे ना 1:30 यानी एक टीचर 30 बच्चे, या फिर 1:35 अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेकेंडरी, जो मैंने आपको करवा रखा है आरटीई एक्ट में। अब इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है कि हर एक 10 अगर स्पेशल किड्स हैं, स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हर 10 बच्चे के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। ओके, सो ये चीज आप एक मॉडिफिकेशन याद रख सकते हैं वहां से। टू ट्रेन एंड एम्प्लॉय टीचर्स, ट्रेन टीचर्स हो, रिसोर्स टीचर्स हो साइन लैंग्वेज में या ब्रेल में, तो उनको ट्रेनिंग हो कंप्लीट ना, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो कैसे हैंडल करना है, साइन लैंग्वेज उनको आती है, ब्रेल लैंग्वेज आती है, तो वो सारी चीजें उनको आनी चाहिए। प्रोफेशनल्स को आप ट्रेन करेंगे। और देखा जाए ना तो ये जो इन्होंने स्पेसिफिक मेजर्स बोल रखे हैं, इन्हीं को अगर कभी हम लिख रहे हैं या सोच रहे हैं तो इनोवेशंस में भी डाल सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। इनोवेशन में भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि आप प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे, एडुकेट नंबर ऑफ रिसोर्स सेंटर होने चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजों को आप प्रमोट करके और उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं वो उनको अवेलेबल करवाएंगे। अगर बच्चे मान लो ब्लाइंड है तो एक प्रॉपर जो ब्रेल में बुक्स प्रिंटेड होती हैं वो होनी चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए वहां पे, ठीक है जी। टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप, प्रॉपर स्कॉलरशिप आप प्रोवाइड करेंगे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं बच्चे। टू प्रमोट रिसर्च टू इंप्रूव लर्निंग, या और भी मेजर्स लिए जा सकते हैं जिनकी जरूरत हमें फील हो। ओके, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में भी कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 20 सेक्शन में ये मेंशन है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी हर चीज के लिए दी जानी चाहिए। ओके, देन है एक और 27 सेक्शन में मेंशन है रिहेबिलिटेशन का, कि आप जैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, तो ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं कि कोई सिचुएशन है या डिसेबल्ड हो गया है कोई, तो कैसे, क्योंकि डिसेबल्ड होने के साथ साथ मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ऑब्वियसली वो जन्म से तो नहीं है, तो उसको आदत नहीं है डिसेबिलिटी की, बट मतलब उसने डिसेबिलिटी के साथ जीना नहीं सीखा है, उसने एक्सेप्ट नहीं की है चीजें। सो मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं लोग और मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। सो उसके लिए उनको रिहेबिलिटेट करना, यानी वापस से वो एक नॉर्मल लाइफ में आ पाए, उसके लिए उनको तैयार करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं। सो रिहेबिलिटेशन की बात जो है वो सेक्शन 27 में की गई है। फिर आप याद रख सकते हैं फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 31 सेक्शन में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही बोल रहे हैं कि 18 एज तक बच्चों को क्या है, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो हम फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं ना आरटीई एक्ट के तहत, जो नॉर्मल बच्चों के लिए क्या रहेगी 1 to 14th की एज तक, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 14, 6 to 14 बोल देते हैं जिसको, बट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो क्या रहेगी 18 तक फ्री रहेगी 14 की बजाय, ठीक है। रिजर्वेशंस होनी चाहिए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपने देखी भी होंगी, बहुत जगह पे 5% की रिजर्वेशन दी जाती है, कि नहीं 5% का तो रिलैक्सेशन दिया जाता है, सॉरी 5 ईयर की जो है रिलैक्सेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगी, प्लस रिजर्वेशन भी होनी चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये इन जनरल भी रिजर्वेशन की बात की गई है 34 सेक्शन में। ओके, जैसे 31 को देख लेते हैं। फ्री एजुकेशन की बात की गई है, आरटीई जो 2009 वाला एक्ट है, और इसमें 6 to 18 ईयर्स, तो ये आप याद रखेंगे कि 6 to 18 ईयर्स मेंशन है कि 6 से 18 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन आप प्रोवाइड करेंगे अगर बच्चा क्या है डिसेबल्ड है तो। ओके,
देन है 32 में रिजर्वेशन की जो बात की गई है उसमें यही है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन की या हायर एजुकेशन की और जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें गवर्नमेंट एड प्रोवाइड कर रही है वहां पे नॉट लेस देन 5% जो है आप रिजर्वेशन वहां पे उनको देंगे, यानी 5% सीट्स जो है आपकी रिजर्व्ड होनी चाहिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शेल बी गिवन एन अपर एज रिलैक्सेशन, जो मैंने आपको बताया एडमिशन के टाइम पे भी मिलता है। अब मान लो आप केवीएस का फॉर्म भर रहे हैं, कोई और फॉर्म भर रहे हैं, वहां पे भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी को। ओके, देन आती है नॉर्मल रिजर्वेशन की बात की गई है जो एम्प्लॉयमेंट वाली है। तो गवर्नमेंट जो है जो भी वो पोस्ट वगैरह निकालेगी, वैकेंसीज निकालेगी, नॉट लेस देन 4%, यानी 4 से ज्यादा हो सकता है बट 4 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, उसमें भी इन्होंने कुछ एक चीजें मेंशन की है स्पेसिफिकली, जैसे 1% ईच shall be reserved for the persons with benchmark disability, जो A, B और C में मेंशन है, यानी ब्लाइंडनेस या लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो इनके लिए 1% की बात की गई, 1% ईच। ठीक है, देन बात की गई है ये एक और था, कहां गया ये रहा, 1% फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डी और ई में मेंशन है। ठीक है, सो 1% तो इनके लिए होनी ही चाहिए, 1% एंड देन बची हुई फिर और डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी हो सकती हैं। बेसिकली हम बोल रहे हैं नॉट लेस देन 4%, यानी 4% से कम नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ना बहुत जगह पे स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के साथ भी मेंशन होता है कि ब्लाइंड या लो विजन वाले लोगों के लिए 1% है, या डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों को मिला के 1% है। सो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के साथ भी रिजर्वेशन बहुत बार आपको देखने को मिलेगी। ओके, एक और चीज, जैसे कई बार मान लो जैसे होता है ना कि मान लो एससी या बीसी में किसी कैटेगरी में पोस्ट निकाली रिजर्वेशन के बेसिस पे, अगर वहां पे वो फुलफिल नहीं हुई तो उसको जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ओके, जनरल से फिल की जाती है वो। बट अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी की वजह से, मतलब उनके लिए पर्टिकुलर कोई सीट रिजर्व्ड निकाली है, कोई वैकेंसी निकाली है, अगर वो फुलफिल नहीं हुई, भरी नहीं वो, तो वो अगले साल की वैकेंसीज में क्या कर दी जाएगी, कंबाइन कर दी जाएगी। मान लो केवीएस में उन्होंने कुछ एक सीट्स जो है वो पीडब्ल्यूडीज के लिए क्या कर दी, रिजर्व कर दी। अगर वो सीट फुलफिल नहीं हुई, वो नहीं भरी गई, तो नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी निकलेंगी या नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी निकलेंगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। अगर मान लो उस टाइम भी वो फुलफिल नहीं हुई, खाली रह गई, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर, मतलब मान लो वो लो विजन या ब्लाइंड पीपल के लिए थी वैकेंसी बट वो नहीं फुलफिल हुई, तो आप किसी और जो कोई और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, बट वो आप इन जनरल में शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देन कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस है, इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें मेंशन नहीं है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत हो, बट दे रखी है कि स्पेशल प्रोविजंस पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अगेन कुछ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज मेंशन कर रखी हैं कि हाँ अवेयरनेस कैंपेन्स आप चलाएंगे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की एक्सेस हो, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। उनको एग्जैक्ट अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स या मैंडेटरी ऑब्जर्वेंस एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स की। ठीक है, तो ओवरऑल बात क्या बता रखी है इन्होंने कि सरकार इन सब चीजों का ध्यान रखेगी। ओके, ये सारी चीजें सरकार इंश्योर करेगी कि हो रही हैं। देन आता है 9 चैप्टर में जाके एक 51 सेक्शन में एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए पर्टिकुलरली, और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, और उसी के बाद आपको जो जो बेनिफिट्स इन्होंने बताए हैं वो सारे के सारे आप अवेल कर सकते हैं। ओके, देन है सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, उसके लिए भी पर्टिकुलर अलग से गाइडलाइंस, अलग से प्रोसीजर है सर्टिफिकेशन का, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके, देन आता है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो ये पर्टिकुलर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होगी वही जो है वो सर्टिफिकेट बना के देगी ना, तो वो सारी चीजें यहाँ मेंशन है। बस एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी बॉडी। ओके, तो जो सेंट्रल वाली बॉडी होगी उसका इंचार्ज कौन होगा, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा वो इसका चेयरपर्सन और एक्स ऑफिशियो पर्सन होगा। ऐसे ही जो मिनिस्टर इंचार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर का स्टेट गवर्नमेंट में, वो वहां पे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का हेड होगा, चेयरपर्सन होगा।
फर्दर इन्होंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि कैसे कमेटी बनेगी, कितने मेंबर्स होने चाहिए, सो वो और कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंबर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, वो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, हमें एजुकेशन के पोर्शन तक जो है वो लिमिट रखना पड़ेगा खुद को। अदरवाइज बहुत बड़ा ये है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ओके, चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी भी अपॉइंट किए जाएंगे। वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, क्या क्या फंक्शंस उनके होंगे, क्या एक्शंस वो ले सकते हैं, क्या उनकी पावर्स रहेंगी, वो सारी चीजें भी मेंशन है इस एक्ट में। तो अगर मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी जरूरत है नहीं, अगर आप थियोरी में भी लिख रहे हैं वहां पे भी सिर्फ आप एक हेडिंग मेंशन कर सकते हैं कि हाँ स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर्स की बात यहाँ पे की गई है। देन है 13 में स्पेशल कोर्ट्स होंगे इनके लिए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुहैया करवाया जाएगा। तो वो मतलब अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो स्पेशल कोर्ट में उनका जो है केस अपील किया जाएगा और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक नेशनल फंड होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, एक होगा स्टेट फंड। तो बस ये याद रखिए कि हाँ नेशनल और स्टेट फंड होते हैं, जहां से भी जो भी डोनेशन हो या कोई भी फंड हो या कहीं से सरकार कोई ग्रांट दे रही है तो वो सारी चीजें यहां होंगी और इसी फंड से फिर बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो इनको अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑफेंसेस और पेनल्टी सेक्शंस भी हैं कि पनिशमेंट या मान लो कोई वो फुलफिल नहीं हुई कोई चीज या कोई और कुछ एट्रोसिटी आ गई, या मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और आप है नहीं डिसेबल्ड पर्सन बट आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया गलत, तो वो सारी चीजें कि उसके प्रति क्या पनिशमेंट रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। देन है मिसलेनियस, वहां पे भी बहुत सारी चीजें मेंशन है। बस एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि 102 में रिपील और सेविंग की बात की गई है, यानी कि जो 1995 का पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसको रिपील किया जाता है और अब से 2016 वाला जो एक्ट है वो लागू किया जाएगा। अब सबसे मेजर चीज कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज, जो 21 डिसेबिलिटीज की हम बात करते हैं ना, वो कौन सी डिसेबिलिटीज इसमें मेंशन है। जब आप एक्ट अगर खोल के देखेंगे तो आपको बिल्कुल लास्ट के 2 पेजेस पे क्या मिल जाएगा, द शेड्यूल करके यहां पे चीज मिल जाएगी। उस शेड्यूल में ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज मेंशन है। ओके, सबसे पहले बात आती है फिजिकल डिसेबिलिटी की। फिजिकल डिसेबिलिटी में ये बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इन्होंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, सो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज लाइक कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है लाइक, तो उस लाइक में इन्होंने ये एग्जांपल दे दिए, विच मींस ये 5 तो है ही है, तो हम एक छठी डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी को भी मानेंगे। ठीक है जी, यानी एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, उसके बाद ये हम 5 के 5 अलग से इंक्लूड करेंगे। देन आता है विजुअल इंपेयरमेंट में। विजुअल इंपेयरमेंट की बात करेंगे तो या तो इंसान ब्लाइंड होगा या फिर लो विजन होगा, तो ये दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। देन हियरिंग इंपेयरमेंट, जिसमें वो डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। देन स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो सकती है, वो यहां पे इंक्लूडेड रहेगी। ये थी फिजिकल डिसेबिलिटीज और स्पीच वाली। देन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, इसमें भी सेम चीज रहेगी, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोल रही हूँ ना, वो भी इंक्लूड रहेगी। मतलब एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दूसरा जो लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, वो सब। देन यहाँ पे भी यही रहेगा कि एक क्या रहेगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे 2 एग्जाम्पल्स हैं ये, बट अलग से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी हम एक डिसेबिलिटी मानेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, यानी कि जो 21 गिननी है ना हमें, 21 डिसेबिलिटीज, वो कौन कौन सी हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन 2, सेरेब्रल पाल्सी 3, ड्वार्फिज्म 4, मल्टीपल मस्कुलर डिस्ट्रोफी 5, 6 में आ जाएगा एसिड अटैक विक्टिम्स, 7 में ब्लाइंडनेस, 8 में लो विजन। ये जो मैंने डार्क कर रखी हैं डार्क ब्राउन कलर में, ये वाली जब आप गिनेंगे तो वो 21 होंगी और यही 21 आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए जी, ये हमने कर लिया। मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस भी एक डिसेबिलिटीज में इंक्लूड की गई है। देन अगेन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, लाइक 2 एग्जांपल दे दिए। उसके अलावा और भी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे हेमोफीलिया, थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज, प्लस मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जैसे डेफ ब्लाइंडनेस है कि डेफ भी है ब्लाइंड भी है इंसान, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी जो ऊपर मेंशन डिसेबिलिटीज है उनमें से अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गई 21, इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और डिसेबिलिटी को भी इसमें इंक्लूड कर सकती है। ओके,
अब इनका मतलब देख लेते हैं सारियों का एक एक करके जल्दी से, ठीक है। सो ये है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब एक पर्सन की जो डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज है ना, मूवमेंट है, खुद की ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट है वो नहीं कर पाना। ओके, सो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ जाएगी कि लोकोमोशन आप नहीं कर पा रहे हैं। लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, इसमें एक एग्जांपल दिया था इन्होंने, तो लेप्रेसी को क्योर्ड मतलब कि उनको वो जो होता है ना कोड रोग बोलते हैं इसको, शायद एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। तो जो लेप्रेसी पर्सन थे, मतलब उनको लेप्रेसी थी बट वो क्योर हो गई है, ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी वो कुछ चीजों के साथ सफर कर रही है, जैसे लॉस ऑफ सेंसेशन है हाथों में, फीट्स में, या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पैरालिसिस इन द आई या आईलिड, बट विद नो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी, कि डिफॉर्मिटी नहीं है, अब हाथ जैसे दिखने चाहिए वैसे ही हाथ हैं, बट उनमें सेंसेशंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो सेंसेशन लॉस अभी भी है हाथों में ना, जैसे पैरालिसिस में हो जाता है बहुत बार, वैसे मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी या फिर पैरालिसिस बट हैविंग सफिशिएंट मोबिलिटी इन देयर हैंड एंड फीट टू एनेबल देम टू एंगेज इन नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी, की डिफॉर्मिटी है, ठीक है, बट मूवमेंट वगैरह ज्यादा, मतलब उनकी मूवमेंट वगैरह सफिशिएंट हो रही है, बट स्टिल डिफॉर्मिटी अगर हमें दिख रही है और लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन है तो वो भी इंक्लूड माने जाएंगे, अगर एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड माने जाएंगे, ठीक है। तो ये लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन हो गई। देन सेरिब्रल पल्सी, सेरिब्रल पल्सी क्या होता है, ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सिर्फ इतना याद रखिए कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जब गड़बड़ हो जाती है, नर्वस सिस्टम में जब गड़बड़ होती है, तब सेरिब्रल पल्सी होगी। वो किस किस चीज को अफेक्ट करेगी, इसमें बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी, मसल कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होगा, caused by damage to one or more specific areas of brain भी डैमेज हो सकता है यहाँ पे, usually occurring before, during और shortly after birth। तो बर्थ के पहले भी, ड्यूरिंग या बिल्कुल थोड़े दिनों बाद ही सेरेब्रल पल्सी अगर हो तो आप उसको डिटेक्ट करवा लें, वो बेटर रहेगा। इसीलिए हम हमेशा किसकी बात करते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, कि जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतना जल्दी क्या होगा, उसका आप इलाज कर पाएंगे। ड्वार्फिज्म जो कि एक मेडिकल या फिर जेनेटिक कंडीशन रहेगी, रिजल्टिंग इन द अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंच, यानी अगर अडल्ट की हाइट 4 फीट 10 इंच या फिर उससे कम है तो आप ड्वार्फ माने जाएंगे, और आप एक जो है, आपको जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को बेनिफिट मिलते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिजीज है। तो कुछ चीजें ना आप याद रखेंगे, जैसे सेरिब्रल पल्सी है, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ हो तब है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, हेरिडिटरी जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर या मसल डिजीज है। ओके, तो जेनेटिक है नहीं है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट हो रहा है तब हुई है ये डिजीज, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। कई बार पूछ लिया जाता है, मान लो ये पूछ लिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज, नीचे बोल दिया जेनेटिक डिजीज है या जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज है या नर्वस सिस्टम में गड़बड़ हो तब है, या कुछ और चीज बोल दी ना, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या वीक हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, ओके, दैट मूव द ह्यूमन बॉडी, एंड पर्संस विद मस्कुलर डिस्ट्रोफी हैव इनकरेक्ट या फिर मिसिंग इंफॉर्मेशन इन देयर जीन्स। तो जेनेटिकली कुछ गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से क्या हो जाता है, उनकी मसल्स वीक होती हैं, तो वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle protein, death of muscle cell and tissue। so overall हम ये बोल सकते हैं कि muscles जब weak हो और genetically वो disease हो तो वो muscular dystrophy होगा। देन आता है जी एसिड अटैक विक्टिम्स, यानी कि जिनके ऊपर अटैक हुआ है और उसकी वजह से कुछ डिफॉर्मिटी उनमें आ गई है, तो वो भी एसिड अटैक विक्टिम्स भी जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में इंक्लूड किए गए। विजुअल इंपेयरमेंट की बात करें तो ब्लाइंडनेस और लो विजन, जब मैंने पीडब्ल्यूडी एक्ट आपको करवाया था 1995 वाला, उसमें मैंने डिटेल में आपको ब्लाइंडनेस का, या जो ये सेनिलन होता है, मतलब मैं प्रोनाउंस शायद मैंने वहां गड़बड़ कर दी थी, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। सो ये एक टर्म होती है जिससे हम क्या देखते हैं, विजन को मेजर करते हैं। ओके, सो ये पर्टिकुलर दे रखा है कि या तो टोटल एब्सेंस हो साइट की, कि दिख ही नहीं रहा हो, या फिर विजुअल एक्विटी क्या हो, लेस देन 3/60 या फिर लेस देन 10/200 सेनिलन हो। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कब हो, जब मान लो आपके चश्मे चढ़े हुए हैं, ठीक है, पर चश्मों की करेक्शन के बाद भी आपको इससे ज्यादा नहीं दिखता, ठीक है, मतलब इससे कम दिखता है, तो आप उस चीज में इंक्लूडेड माने जाएंगे। सेम अप्लाइज टू लो विजन, ये यहाँ पे इनकी वो दे रखी है जो मेजरमेंट्स हैं वो।
देन आता है जी हियरिंग इंपेयरमेंट, डेफ, डेफ मतलब जो 70 डेसिबल हियरिंग लॉस हो। डेसिबल ही तो बोलते हैं, ठीक है। डेसिबल जो है क्या है, यूनिट है साउंड मेजर करने की कि आपको कितना सुन रहा है, ओके। तो 70 डेसिबल की अगर आप वॉइस नहीं सुन पाते हैं तो वो डेफ माने जाएंगे, और अगर 60 से 70 तक का हियरिंग लॉस अगर आपका है तो हार्ड ऑफ हियरिंग होगा, वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया जाएगा। देन आता है स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मींस अ परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशंस, जैसे कि ये लैरिंगेक्टोमी या फिर एफेजिया, जिसकी वजह से आपका एक या ज्यादा कंपोनेंट्स जो है बोलने के या लैंग्वेज के अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मेजर कॉज क्या है उनका, न्यूरोलॉजिकल, ऑर्गेनिक या न्यूरोलॉजिकल कॉज है। देन आती है, ये तो हो गई फिजिकल भाई, फिजिकल डिसेबिलिटीज। देन आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन होगी बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे रीजनिंग आएगा, ये लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें आपको दिक्कत आ रही है डे बाय डे जो आप काम कर रहे हैं उस चीज में, प्लस जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। जब मैंने डेविएशन इन मूवमेंट आपको करवाया था केवीएस के लिए, डेविएशन इन मूवमेंट वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट पे जाके लर्निंग डिसेबिलिटीज भी बताई थी, सो वो वहां पे भी बताई थी, बट यहाँ पे कुछ एक डिसेबिलिटीज मेंशन है, जैसे परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज या डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फ्रेक्सिया या फिर डेवलपमेंटल एफेजिया, जिसको डिस्फेजिया भी बोलते हैं। अब ये जो 5 की 5 है ना, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट हैं तो पढ़ने के, कि इन 5 का मतलब क्या है। मतलब जैसे डिसलेक्सिया है तो वो किस तरीके का डिसऑर्डर है या उसमें क्या होता है, ओके। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं बता चुकी हूं आपको ऑलरेडी। देन है जी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD भी बोला जाता है, तो अगर ASD लिखा है तो आपको फुल फॉर्म उसकी पता होनी चाहिए। ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, टिपिकली अपियरिंग जो पहले 3 साल है बच्चे के लाइफ के, उस टाइम पे ये अपियर होने के चांसेस है, मतलब टिपिकली ये उस टाइम पे देखा जाता है। ये किस चीज को अफेक्ट करता है, ये पर्सन की एबिलिटी टू कम्युनिकेट को अफेक्ट करता है, कि आप कम्युनिकेशन में गड़बड़ आ रही है या जो रिलेशनशिप्स आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, ये ऑप्शन में मिलता है हमें कि सोशली आप जो है उतने बातचीत करने में या कम्युनिकेशन में नहीं है इतने अच्छे, तो किस तरीके के डिसऑर्डर होने के चांसेस है, तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन है जी मेंटल बिहेवियर, जिसमें हम मेंटल इलनेस को जो है वो 21 डिसेबिलिटीज में पढ़ते हैं, एक सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, कि आप अच्छे मतलब मेंटल लेवल पे थोड़ा सा इल है, वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। देन है जी डिसेबिलिटी कॉज्ड ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, तो जैसे सच एज दे दिया ना, तो और भी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। सेम अप्लाइज टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं वो जो 5 हमें मेंशन कर रखे हैं, उसके अलावा भी कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, ओके, इसीलिए उसको अलग से भी जो है काउंट किया गया है। सेम अप्लाइज टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, की जो हमें दे रखी है उसके अलावा भी और हो सकती है। पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो एटलीस्ट जो हमारे सिलेबस में मेंशन है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, तो ये टाइप्स तो आपको पता होनी चाहिए, कि जो ये 21 टाइप की डिसेबिलिटी दे रखी है ये तो आपको पता होनी चाहिए, ओके, इनका मतलब पता होना चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक इंफ्लेमेटरी नर्वस सिस्टम डिजीज है, जिसमें क्या हो जाता है कि मान लो जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं, ये मान लो नर्व सेल है, इसके बाहर की जो लेयरिंग है ना, कवरिंग है, वो कवरिंग क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वो उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, और वो हट गई यानी डैमेज हो गई तो डीमाइलिनेशन हो गया, ओके, जो कि अफेक्ट करेगा अब आप ऑब्वियसली ब्रेन की सेल्स अब अफेक्ट होंगी, और ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो कम्युनिकेट एक दूसरे से ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो ये नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, तो वहां पे गड़बड़ हो रही है अगेन, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो हमें हो गया। पार्किंसंस डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, नर्वस सिस्टम की है, अगेन मार्क्ड बाय ट्रेमर। ट्रेमर क्या होता है, कंपन, हल्का कंपन, जैसे कई बार होता है ना किसी मतलब कोई बोलते टाइम या उनकी जो बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी कंपन रहेगी, मूवमेंट रहेगी, वो चाह नहीं रहे हैं या वो जानबूझ के हाथ या पैर या नहीं हिला रहे हैं, बट वो ऐसे ऐसे जो है वो कंपन आ रहा है, उसको ट्रेमर बोलते हैं। मस्कुलर रिजिडिटी, स्लो रहेंगी चीजें, सो मेजरली कौन अफेक्ट होता है इससे, मिडिल एज या एल्डरली पीपल अफेक्ट होते हैं, बट ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की वजह से ये होती है, ओके। सो मेजरली बस ये याद रखिए, पार्किंसन डिजीज जो है वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है नर्वस सिस्टम की, जिसमें जो कंपन है वो हमें फील होता है। देन है जी ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक इनहेरिटेबल डिजीज है, जो कि वुमेन से, ऑब्वियसली वुमेन जन्म दे रही है ना बच्चे को, तो वुमेन से मेल चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है।
तो ये यूजुअली सिर्फ मेल कैंडिडेट मतलब मेल जो है उनको अफेक्ट करती है। कैरेक्टराइज्ड बाय क्या कैरेक्टराइजेशन होगी इसकी? लॉस या इंपेयरमेंट होगा नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड का। मतलब जैसे कहीं से अगर हमारा हाथ कट गया, मान लो फ्रूट्स काटते टाइम आपका अंगूठा कट गया थोड़ा सा, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड आया, बट वो जल्दी ही क्लॉट हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ब्लड फ्लो ही करने लग जाए। लेकिन वो किस वजह से हो रहा है? ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ब्लड में एक ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी होती है कि वो थक्का सा जम जाता है वहां पे। ओके, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो जो इंसान हेमोफिलिक है या हेमोफीलिया है उसमें तो वो क्या हो जाएगा? फेटल ब्लीडिंग की वजह से, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी कट आया तो वो कट जो है उसमें से ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि वहां ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है। देन है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या रहेगा? मीन्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। इसमें क्या हो जाता है? इसमें रिड्यूस या फिर एब्सेंट मिलती है हमें हेमोग्लोबिन की अमाउंट। ओके। सिकल सेल डिजीज, ये भी एक हेमोलिटिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक एनीमिया। एनीमिया मतलब वो ब्लड कम हो जाना ना, ब्लड नहीं, हेमोग्लोबिन कम हो जाना। तो वो क्या हो गया? क्रोनिक एनीमिया। पेनफुल इवेंट्स या फिर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एसोसिएटेड टिश्यू या ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस भी हैं। हेमोलिटिक का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो आरबीसी होती है हमारी, मान लो ये रेड ब्लड सेल है और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है मान लो, तो वो जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे गड़बड़ा रही है, डैमेज हो रही है। ठीक है। सो वो मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन की वजह से आरबीसीज जो है वो रिलीज, मतलब उसके अंदर से जो हेमोग्लोबिन है वो रिलीज हो रहा है, जिस वजह से फिर दिक्कतें आ रही हैं। वो क्या होगा? हमारा सिकल सेल डिजीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं, यानी एक से, जो अभी ऊपर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज हमने मेंशन की, इसमें एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज अगर इंक्लूडेड हैं तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आ जाएंगे। या फिर और कोई डिसेबिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करे? कैटेगराइज कर दे, उसके अंदर इंक्लूड कर दे। तो ये था जी हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मैं उम्मीद करती हूं आपको समझ आया होगा। कि कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ पढ़नी है तो आप जो है ऑफिशियली डाउनलोड करके भी इसकी पीडीएफ आराम से देख सकते हैं, बट बहुत लंबी पीडीएफ है, मैंने उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाई हूं मैं यहाँ निकाल के। सो आई थिंक आपके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कंपैरेटिवली। बट स्टिल अगर आप थोड़े से ज्यादा खुद सेल्फ स्टडी के इच्छुक हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दीजिएगा कुछ समझ नहीं आया है तो, समझ आ गया है और वीडियो हेल्पफुल रही है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। एक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री।